आंचल की छाँव। क्या था कंचन का फैसला? सौतेली माँ की मार से कंचन का बचपन खो गया था। प्यार के दो बोल बोलने वाली और स्नेह के साथ खाना खिलाने वाली कोई थी तो बस पड़ोस की सुधा आंटी। सुधा भी माँ की ममता को तरस रहे कंचन के मन को अपने प्यार से भर देना चाहती थी, लेकिन ऐसा वह कैसे करती? आइए सुनते हैं ममता गुप्ता की लिखी कहानी आंचल की छाँव। दोपहर के 2 बज रहे थे। रसोई का काम निपटाकर मैं लेटी हुई अपने बेटे राहुल के बारे में सोच ही रही थी कि किसी ने दरवाजे की घंटी बजा दी। कौन हो सकता है? शायद डाकिया होगा। यह सोचते हुए बाहर आई और दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने एक 22-23 साल की युवती खड़ी थी। आंटी, मुझे पहचाना आपने? मैं कंचन, आपके बगल वाली, वह बोली। अरे कंचन, तुम यहाँ कैसे? और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? एक साथ ढेरों प्रश्न मेरे मुंह से निकल पड़े। मैं उसे पकड़कर प्यार से अंदर ले आई। कंचन बिना किसी प्रश्न का उत्तर दिए एक अबोध बालक की तरह मेरे पीछे पीछे अंदर आ गई। बैठो बेटा। मेरा इशारा पाकर वह यंत्रवत बैठ गई। मैंने गौर से देखा तो कंचन के नक्श काफ़ी तीखे थे। रंग गोरा था। बड़ी बड़ी आंखें उसके चेहरे को और भी आकर्षक बना रही थीं। यौवन की दहलीज पर कदम रख चुकी कंचन का शरीर बस ये समझिए कि हड्डियों का ढांचा भर था। मैंने उससे पूछा, बेटा कैसी हो तुम? नज़रें झुकाए बेहद धीमी आवाज़ में कंचन बोली, आंटी, मैंने कितने पत्र आपको लिखे पर आपने किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया। मैं खामोश एकटक उसे देखते हुए सोचती रही। बेटा, पत्र तो तुम्हारे बराबर आते रहे, पर तुम्हारी माँ और पापा के डर के कारण जवाब देना उचित नहीं समझा। मुझे चुप देख शायद वह मेरा उत्तर समझ गई थी। फिर संकोच भरे शब्दों में बोली, आंटी, 2 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं है। प्लीज़ मुझे खाना खिला दो। मैं तंग आ गई हूँ अपनी ज़िंदगी से। अब बर्दाश्त नहीं होता माँ का व्यवहार। रोज़ रोज़ की मार और तानों से पीड़ित हो चुकी हूँ। ये कहकर कंचन मेरे पैरों पर गिर पड़ी। मैंने उसे उठाया और गले से लगाया तो वह फफक पड़ी और मेरा स्पर्श पाते ही उसके धैर्य का बांध टूट गया। आंटी, कई बार जी में आया कि आत्महत्या करूं, कई बार कहीं भाग जाने को कदम उठे, किंतु इस दुनिया की सच्चाई को जानती हूँ। जब मेरे माँ बाप ही मुझे नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं तो और कौन देगा मुझे अपने आंचल की छाँव। बचपन से माँ की ममता के लिए तरस रही हूँ और आखिर मैं अब उस घर को सदा के लिए छोड़कर आपके पास आई हूँ, वो स्पर्श ढूंढने जो एक बच्चे को अपनी माँ से मिलता है। प्लीज़ आंटी, मना मत करना। उसके मुंह पर हाथ रखते हुए मैंने कहा, ऐसा दोबारा भूल कर भी मत कहना। अब कहीं नहीं जाएगी तू। जब तक मैं हूँ तुझे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसे मैंने अपनी छाती से लगा लिया तो एक सुखद एहसास से मेरी आंखें भर आईं। पूरा शरीर रोमांचित हो गया और वह एक बच्ची सी बनी मुझसे चिपकी रही और उष्णता पाती रही मेरे बदन से, मेरे स्पर्श से। मैं रसोई में जब उसके लिए खाना लेने गई तो जी में आ रहा था कि जाने क्या क्या खिला दूं उसे। पूरी थाली को करीने से सजा कर मैं बाहर ले आई तो थाली देख कंचन रो पड़ी। मैंने उसे चुप कराया और कसम दिलाई कि अब और नहीं रोएगी। वह धीरे धीरे खाती रही और मैं अतीत में खो गई। बरसों से सहेजी संवेदनाएं प्याज के छिलकों की तरह परत दर परत बाहर निकलने लगी। कंचन 2 साल की थी कि काल के क्रूर हाथों ने उससे उसकी माँ छीन ली। कंचन की माँ को लंग कैंसर था। बहुत इलाज कराया था कंचन के पापा ने, पर वह नहीं बच पाई। इस सदमे से उबरने में कंचन के पापा को महीनों लग गए। फिर सभी रिश्तेदारों एवं दोस्तों के प्रयासों के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली।
इस शादी के पीछे उनके मन में शायद ये स्वार्थ भी कहीं छिपा था कि कंचन अभी बहुत छोटी है और उसकी देखभाल के लिए घर में एक औरत का होना ज़रूरी है। शुरुआत के कुछ महीने पलक झपकते बीत गए। इस दौरान सुधा का कंचन के प्रति व्यवहार सामान्य रहा, किंतु ज्यों ही सुधा की कोख में एक नए मेहमान ने दस्तक दी, सौतेली माँ का कंचन के प्रति व्यवहार तेजी से असामान्य होने लगा। सुधा ने जब बेटी को जन्म दिया तो कंचन के पिता को विशेष खुशी नहीं हुई। वे चाह रहे थे कि बेटा हो, पर एक बेटे की उम्मीद में सुधा को 4 बेटियां हो गईं और ज्यों-ज्यों कंचन की बहनों की संख्या बढ़ती गई, त्यों-त्यों उसकी मुसीबतों का पहाड़ भी बड़ा होता गया। आए दिन कंचन के शरीर पर उभरे स्याह निशान माँ के सौतेलेपन को चीख चीख कर उजागर करते थे। कितनी बेरहम थी सुधा। जब बच्चों के कोमल नाजुक गालों पर माँ बाप के प्यार भरे स्पर्श की ज़रूरत होती है, तब कंचन के मासूम गालों पर उंगलियों के निशान झलकते थे। सुधा का खुद की पिटाई से जब जी नहीं भरता तो वह उसके पिता से कंचन की शिकायत करती। पहले तो वह इस ओर ध्यान नहीं देते थे, पर रोज़ रोज़ पत्नी द्वारा कान भरे जाने से तंग आकर वह भी बड़ी बेरहमी से कंचन को मारते। सच ही तो है, जब माँ दूसरी हो तो बाप पहले ही तीसरा हो जाता है। अब तो उस नन्ही सी जान को मार खाने की आदत सी हो गई थी। मार खाते समय उसके मुंह से उफ तक नहीं निकलती थी तो बस सिसकियाँ। वह मासूम बच्ची तो खुलकर रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह रोती तो मार और अधिक खाती। खाने को मिलता बहनों का जूठन। कंचन बहनों को जब दूध पीते या फल खाते देखती तो उसका मन ललचा उठता, लेकिन उसे मिलता कभी कभार बहनों द्वारा छोड़ा हुआ दूध और फल। कई बार तो कंचन जब जूठे गिलास धोने को ले जाती तो उसी में थोड़ा सा पानी डालकर उसे ही पी लेती। गजब का धैर्य और संतोष था उसमें। शुरू में कंचन मेरे घर आ जाया करती थी, किंतु अब सुधा ने उसे मेरे यहाँ आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। कंचन के साथ इतनी निर्दयता देख दिल कराह उठता था कि आखिर इस मासूम बच्ची का क्या दोष। उस दिन तो सुधा ने हद ही कर दी, जब कंचन का बिस्तर और सामान बगल में बने गैराज में लगा दिया। मेरी छत से उनका गैराज स्पष्ट दिखाई देता था। जाड़ों का मौसम था। मैं अपनी छत पर कुर्सी डालकर धूप में बैठी स्वेटर बुन रही थी। तभी देखा कंचन एक थाली में भाई बहन द्वारा छोड़ा गया खाना लेकर अपने गैराज की तरफ जा रही थी। मेरी नज़र उस पर पड़ी तो शर्म के मारे दौड़ पड़ी। दौड़ने से उसके पैर में पत्थर द्वारा ठोकर लग गई और खाने की थाली गिर पड़ी। आवाज़ सुनकर सुधा दौड़ी दौड़ी बाहर आई और आव देखा न ताव चटाचट कंचन के भोले चेहरे पर कई तमाचे जड़ दिए। उल्टा कहीं की, मर क्यों नहीं गई? जब माँ मरी थी तो तुझे क्यों नहीं ले गई अपने साथ? छोड़ गई मेरे खातिर जी का जंजाल। अरे चलते नहीं बनता क्या? मोटाई चढ़ी है? जहर खा के मर जा। अब और खाना नहीं है, भूखी मत। आवाज़ के साथ साथ सुधा के हाथ भी तेजी से चल रहे थे। उस दिन का नज़ारा देखकर तो मैं अवाक रह गई। काफ़ी सोच विचार के बाद एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और कंचन को इशारे से बाहर बुलाकर पूछा, क्या वह खाना खाएगी? पहले तो वह मेरे इशारे को नहीं समझ पाई, किंतु शीघ्र ही उसने इशारे में ही खाने की स्वीकृति दे दी। मैं रसोई में गई और बाकी बचे खाने को पॉलीथिन में भर एक रस्सी में बांधकर नीचे लटका दिया। कंचन ने बिना किसी औपचारिकता के थैली खोल ली और गैराज में चली गई। वहाँ बैठकर खाने लगी। धीरे धीरे यह क्रम सा बन गया कि घर में जो कुछ भी बनता मैं कंचन के लिए अवश्य रख देती और मौका देखकर उसे दे देती। उसे खिलाने में मुझे एक आत्म सुख सा मिलता था। कुछ ही दिनों में उससे मेरा लगाव बढ़ता गया और एक अजीब बंधन में जकड़ते गए हम दोनों। मेरे भाई की शादी थी। मैं 10 दिन के लिए मायके चली आई, लेकिन कंचन की याद मुझे जब तब परेशान करती। खासकर तब और अधिक उसकी याद आती जब मैं खाना खाने बैठती। यद्यपि हमारे बीच कभी कोई बातचीत नहीं होती थी, पर इशारों में ही वह सारी बातें कह देती एवं समझ लेती थी। भाई की शादी से जब वापस लौटी तो सीधे छत पर गई। वहाँ देखा कि ढेर सारे कागज़ पत्थर में लिपटे हुए पड़े थे
हर कागज़ पर लिखा था, आंटी आप कहाँ चली गई हो, कब आओगी? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज़ जल्दी आओ ना। एक कागज़ खोला तो उस पर लिखा था, मैंने कल माँ से खाना मांगा तो मुझे गर्म चिमटे से मारा, मेरा हाथ जल गया है, अब तो उसमें घाव हो गया है। मैं कागज़ के टुकड़ों को उठा उठा कर पढ़ रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। नीचे झांक कर देखा तो कंचन अपनी कुर्सी मेज़ पर दुबकी सी बैठी पढ़ रही थी। दौड़ कर नीचे गई और मायके से लाई कुछ मिठाइयाँ और पूरियाँ लेकर ऊपर आ गई और कंचन को इशारा किया। मुझे देख उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैंने खाने का सामान रस्सी से नीचे उतार दिया। कंचन ने झट से डब्बा खोला और बैठकर खाने लगी। तभी उसकी छोटी बहन निधि वहाँ आ गई और कंचन को मिठाइयाँ खाते देख जोर से चिल्लाने ही वाली थी कि कंचन ने उसके मुंह पर हाथ रखकर चुप कराया और उससे कहा, तू भी मिठाई खा ले। निधि ने मिठाई तो खा ली पर अंदर जाकर अपनी माँ को इस बारे में बता दिया। सुधा झट से बाहर आई और कंचन के हाथ से डब्बा छीनकर फेंक दिया। बोली, अरे भूखी मर रही थी क्या? घर पर खाने को नहीं है जो पड़ोस से भीख मांगती है? चल जा, अंदर बर्तन पड़े हैं उन्हें मांज धो ले। बड़ी आई मिठाई खाने वाली। कंचन के साथ साथ सुधा मुझे भी भला बुरा कहते हुए अंदर चली गई। इस घटना के बाद कंचन मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने सोचा शायद वह कहीं चली गई है, पर एक दिन जब चने की दाल सुखाने छत पर गई तो एक कागज़ पत्थर में लिपटा पड़ा था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि यह कंचन ने ही फेंका होगा। दाल को नीचे रख कागज़ खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, प्यारी आंटी, होश संभाला है तब से मार खाती आ रही हूँ। क्या जिनकी माँ मर जाती है उनका इस दुनिया में कोई नहीं होता? मेरी माँ ने मुझे जन्म देकर क्यों छोड़ दिया इस हाल में? पापा तो मेरे अपने हैं, फिर वह भी मुझसे क्यों इतनी नफरत करते हैं? क्या उनके दिल में मेरे प्रति प्यार नहीं है? खैर छोड़िए, शायद मेरा नसीब ही ऐसा है। पापा का ट्रांसफ़र हो गया है। अब हम लोग यहाँ से कुछ ही दिनों में चले जाएंगे। फिर किससे कहूँगी अपना दर्द? आपकी बहुत याद आएगी। काश आंटी आप मेरी माँ होती, कितना प्यार करती मुझको। तबीयत ठीक नहीं है, अब ज़्यादा लिख नहीं पा रही हूँ। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अक्सर कंचन के बारे में अपने पति शरद से बातें करती तो वह गंभीर हो जाया करते थे। इसी कारण मैं इस बात को कभी आगे नहीं बढ़ा पाई। कंचन को लेकर मैं काफ़ी ऊहापोह में रहती थी, किंतु समय के साथ साथ उसकी याद धुंधली पड़ने लगी। अचानक कंचन का एक पत्र आया, फिर तो यदा कदा उसके पत्र आते रहे, किंतु एक अज्ञात भय से मैं कभी उसे पत्र नहीं लिख पाई और न ही सहानुभूति दर्शा पाई। अचानक कटोरी गिरने की आवाज़ से मैं उसकी यादों से बाहर निकल आई। देखा कंचन सामने बैठी है। उसके हाथ कँपकँपा रहे थे, शायद इसी वजह से कटोरी गिरी थी। मैंने प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटा, फिर उसे अंदर वाले कमरे में ले जाकर अपनी साड़ी पहनने को दी। बसंती रंग की साड़ी उस पर खूब फब रही थी। उसके बाल संवारे तो अच्छी लगने लगी। बिस्तर पर लेटे लेटे हम काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। इसी बीच कब उसे नींद आ गई पता नहीं चला। कंचन तो सो गई, पर मेरे मन में एक अंतर्द्वंद चलता रहा। एक तरफ तो कंचन को अपनाने का, पर दूसरी तरफ इस विचार से सिहर उठती कि इस बात को लेकर शरद की प्रतिक्रिया क्या होगी। शायद उनको अच्छा न लगे कंचन का यहाँ आना। इसी उधेड़ बुन में शाम के 7 बज गए। दरवाजे की घंटी बजी तो जाकर दरवाज़ा खोला। शरद ऑफिस से आ चुके थे। पूरे घर में अंधेरा छाया देख पूछ बैठे, क्यों आज तबीयत ठीक नहीं है क्या? कंचन को लेकर मैं इस तरह उलझ गई थी कि घर की बत्तियां जलाना ही भूल गई। घर की बत्तियां जलाकर रोशनी की और रसोई में आकर शरद के लिए चाय बनाने लगी। विचारों का क्रम लगातार जारी था। बार बार यही सोच रही थी कि कंचन के यहाँ आने की बात शरद को कैसे बताई जाए। क्या शरद कंचन को स्वीकार कर पाएंगे? सोच सोच कर मेरे हाथ पैर ढीले पड़ते जा रहे थे।
शरद मेरी इस मनोदशा को शायद भांप रहे थे, तभी बार बार पूछ रहे थे, आज तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? इतनी व्यग्र में परेशान तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी? मैं शायद इसी पल का इंतज़ार कर रही थी। उचित मौका देख मैंने बड़े ही सधे शब्दों में कहा, कंचन आई है। मेरा इतना कहना था कि शरद गंभीर हो उठे। घर में एक मौन पसर गया। रात का खाना तीनों ने एक साथ खाया। कंचन को अलग कमरे में सुलाकर मैं अपने कमरे में आ गई। शरद दूसरी तरफ करवट लिए लेटे थे। मैं भी एक और लेट गई। दोनों बिस्तर पर दो जिंदा लाशों की तरह लेटे रहे। शरद काफ़ी देर तक करवट बदलते रहे। विचारों की आंधी में नींद दोनों को ही नहीं आ रही थी। बहुत देर बाद शरद की आवाज़ ने मेरी विचार श्रृंखला पर विराम लगाया। बोले, देखो, मैं कंचन को उसकी माँ तो नहीं दे सकता हूँ, पर सासू माँ तो दे ही सकता हूँ। मैं कंचन को इस तरह नहीं, बल्कि अपने घर में बहू बनाकर रखूँगा। तब यह दुनिया और समाज कुछ भी न कह पाएगा। अन्यथा एक पराई लड़की को इस घर में पनाह देंगे तो हमारे सामने अनेक सवाल उठेंगे। शरद ने तो मेरे मुंह की बात छीन ली थी। कभी सोचा ही नहीं था कि वे इस तरह अपना फैसला सुनाएंगे। मैं चिपक गई शरद की विशाल हृदय से और रो पड़ी। मुझे गर्व महसूस हो रहा था कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो इतने विशाल हृदय वाले इंसान की पत्नी। जैसा मैं सोच रही थी वैसा ही शरद भी सोच रहे थे कि हमारे इस फैसले को क्या राहुल स्वीकार करेगा। राहुल समझदार और संस्कारवान तो है, पर शादी के बारे में अपना फैसला उस पर थोपना कहीं ज्यादती तो नहीं होगी। आखिर डॉक्टर बन गया है, कहीं उसके जीवन में अपना कोई हमसफ़र तो नहीं। उसकी क्या पसंद है कभी पूछा ही नहीं। एक ओर जहाँ मन में आशंका के बादल घुमड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर दृढ़ विश्वास था कि वह कभी हम लोगों की बात टालेगा नहीं। कई बार मन में विचार आया कि फ़ोन पर बेटे से पूछ लूं, पर फिर यह सोचकर कि फ़ोन पर बात करना ठीक नहीं होगा, अतः उसके आने का हम इंतज़ार करने लगे। इधर जैसे जैसे दिन व्यतीत होते गए, कंचन की सेहत सुधरने लगी। रंगत पर निखार आने लगा। सूखी त्वचा स्निग्ध और कांतिमय होकर सोनी से दमकने लगी। आंखों में नमी आ गई। मेरे आंचल की छांव पाकर कंचन में एक नई जान सी आ गई। उसे देखकर लगा जैसे ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी के बाद वर्षा की पहली फुहार पड़ने पर पौधे हरे भरे हो उठते हैं। अब वह पहले से कहीं अधिक स्वस्थ एवं ऊर्जावान दिखाई देने लगी थी। उसने इस बीच कंप्यूटर और कुकिंग कोर्स भी ज्वाइन कर लिए थे। और वह दिन भी आ गया जब राहुल दिल्ली से वापस आ गया। बेटे के आने की जितनी खुशी थी, उतनी ही खुशी उसका फैसला सुनने की भी थी। एक दो दिन बीतने के बाद मैंने अनुभव किया कि वह भी कंचन से प्रभावित है, तो अपनी बात उसके सामने रख दी। राहुल सहज तैयार हो गया। मेरी तो मन मांगी मुराद पूरी हो गई। मैं तेजी से दोनों के ब्याह की तैयारी में जुट गई और साथ ही कंचन के पिता को भी इस बात की सूचना भेज दी। कंचन और राहुल की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई। शादी में ना तो सुधा आई और ना ही कंचन के पिता। कंचन को बहुत इंतज़ार रहा कि पापा ज़रूर आएंगे, किंतु उन्होंने ना आकर कंचन की रही सही उम्मीदें भी तोड़ दी। अपने नव जीवन में प्रवेश कर कंचन बहुत खुश थी। एक नया घरौंदा जो मिल गया था और उस घरौंदे में माँ के आंचल की ठंडी छाँव थी।